है तो हम ये मान के चल रहे हैं, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, हम आप मान के चल रहे हैं कि आप अगला पेमेंट भी टाइमली कर देंगे। कोशिश करें कि आप अगला पेमेंट एक साथ कर दीजिए, जो रेस्ट अमाउंट है एक साथ करिए। कभी भी आपको किसी बैंक की तरफ से अगर कस्टमर केयर का कॉल आता होगा तो वो आपसे यही कहेंगे कि सर ठीक है, अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम आप इतना पेमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपका जो डिटेल है वो अभी पेमेंट में एंटर कर दूंगा कि आपने इतना पेमेंट कर दिया है, बाकी जो है वो हम अगली बार जो आपका पेमेंट ड्यूरेशन आ रहा है तब तक आप मुझे पेमेंट करके क्लियर कर दीजिएगा कि नहीं ठीक है, मैं तब आपके बाकी जो रेस्ट अमाउंट है, मुझे 10,000 देने थे, मैंने आज के डेट में बैंक वाले के कहने पे 2,000 रुपये पेमेंट कर दिए हैं। बैंक मुझे टाइम दे देगी कि अगले 8,000 मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूँ। तब भी अगर नहीं होता है, सॉरी, तब भी अगर नहीं होता है तो बैंक फिर भी चाहेगी कि आप कोई ना कोई एक मिनिमम पेमेंट करते रहिए। जब आप ये पेमेंट करते रहेंगे तो बैंक आपको रेगुलर वे में टाइम देती रहेगी कि आप जो रेस्ट अमाउंट है वो आज नहीं तो कल फाइनली सबमिट करें। बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए, मतलब वो मार्केट में जो मनी लेंडर हुआ करते थे पुराने समय में, जो गांव में साहूकार हुआ करते थे, एक समय जब था कि उनका इंटेंशन होता था प्रॉपर्टी बिल्डिंग का। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ज़मीन हड़प लेते थे। ऐसा फिल्मों में आपने देखा होगा कि अ, जो हीरो है वो जाता है, वो अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, अपनी बैल गिरवी रखता है, और जो गांव में लाला हुआ करते थे वो पेमेंट दिया करते थे, और उसके बाद एक समय ऐसा आता था कि जब वो पूरी ज़मीन को हड़प लिया करते थे, उनका पेपर अपने पास रख लेते थे। तो सीधा इंस्ट्रक्शन है कि न सिर्फ ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो बैंक का सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसको इन अ फॉर्म ऑफ लॉ एक कानून की शक्ल देती है, ताकि कल को अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए तो एक कानूनी पर्पस, एक कानूनी तरीका हो कि लोगों में डर बना रहे कि नहीं, अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो मुझे कोर्ट जाना पड़ सकता है, मुझे पुलिस के थ्रू बुलाकर मुझसे पूछताछ की जा सकती है, मेरी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से जब्त किया जा सकता है। तो ये केवल इतना ही है, लेकिन कहीं पे भी इंटेंशन नहीं है कि बैंक का कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके हम अपनी एक प्रॉपर्टी बनाएं, क्योंकि बैंक का खुद का कोई बिजनेस नहीं होता है। बैंक का काम केवल मार्केट से पैसा लेना है, फाइनेंशियल कंपनीज का काम अपने पैसे को मार्केट में लगा के उससे इंटरेस्ट गेन करना। तो बैंक कभी भी नहीं करेगी कि वो आपकी प्रॉपर्टी जब्त करे और अपना एसेट फॉर्मेशन करे। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है जितेंद्र। एक मिनट ना सर, आई थिंक फिर से किसी का फोन आया तो म्यूट हुए हैं। ओके। सौरभ सॉरी, मैं एक्चुअली क्या है, आज ऑफिशियली भी वर्क चल रहा है हमारा, वर्क फ्रॉम होम। सो एक दो कॉल्स ऐसे हैं जो कंपल्सरीली अटेंड करने पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जितेंद्र, कुछ आप, डाउट था क्या तुम्हें? एक मिनट जी सर, कोई जी बच्चा पूछ सर, रहा था। सर मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। और जी जैसे अभी जितेंद्र आप बोल बताइए। रहे हैं कि बैंक किसी की प्रॉपर्टी नहीं अपने अंडर में कर दी है, ठीक है। जी तो सर एनबीएफसी तो सरफेसी करके उस प्रॉपर्टी को बेच देती है सर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आना चाहिए ओके। कि
बैंक का इंटेंशन कभी भी प्रॉपर्टी बनाने का नहीं है, ठीक जी है। जी। बैंक अगर पैसा यस सर। दे रही है तो जी। बैंक यार पब्लिक का पैसा कलेक्ट करती है, ठीक है। बैंक का या अपना जी कोई जी। प्रोडक्ट, बैंक का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में कि बैंक ने यस सर। अगरबत्ती बनाई है और मार्केट में बेच रहे हैं जिसके एवज में हमको रिटर्न आएगा, जिससे प्रॉफिट होगा, ठीक है। जी बैंक का काम है कि वो 10 लोगों से पैसा लेती है मार्केट में, उसको जमा करती है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती है, किसी को एज अ फॉर्म ऑफ लोन देती है, ठीक है। जी। और जब उससे प्रॉफिट गेन होता है तो उस पैसे का यूज़ वो अनदर किसी पर्पस में, अनदर प्रोजेक्ट में करती है कि उसका यूज़ बिजनेस बढ़ाने में तो किया जा सकता है, लेकिन बैंक कभी भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं बनाएगी। कभी आपने सुना है कि ये एसबीआई का मॉल है या ये एसबीआई की बिल्डिंग है, ये कॉर्पोरेट जी। टावर जो है ये हाँ। एसबीआई का है? आपने कभी नहीं सुना होगा। बैंक यस अगर सर। कोई जी प्रॉपर्टी जब्त भी करती है तो कोशिश जी। करती है कि या तो वहाँ उसका फाइनेंशियल यूज़ करके अपना इंटरेस्ट गेन करे, ठीक है, ताकि वो यस सर। इंटरेस्ट आ जाए, या फिर उसका ऑप्शन सीधा करती है मार्केट में, किसी ऐसे बंदे को वो सेल आउट किया जाता है जो जो उसका एक्चुअल यूज़ कर सके, ठीक है। और यूज़ करने के साथ साथ वहाँ से बैंक अपना जो जो उसने पैसा लेंड किया है, जो उसने मार्केट में दिया है, वो रिकवर है। बैंक का इंटरेस्ट केवल इतना ही है, क्योंकि उसे भी तो अपने पैसे वापस करने हैं ना जिनसे उन्होंने जी लिया जी। है। बट जी। बैंक अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश नहीं करती, उसका इंटेंट नहीं है, या उसके उसका जो बाई लॉ बनता है जब भी कोई कंपनी क्रिएट होती है तो उसका इंटेंशन क्लियरली मेंशन होता है। आप जैसे किसी कॉलेज से पढ़ रहे होंगे तो उसका गोल होगा, आपको बकायदा दिया जाता होगा, जो एक बुकलेट दी जाती है उसमें लिखा होता है मिशन ऑफ द कॉलेज, यस गोल सर। ऑफ द कॉलेज, सब लिखा जाता है। तो वैसे किसी कंपनी का भी जी। मिशन और गोल वगैरह मेंशन किया जाता है। बैंक्स की गोल, बैंक का जो मिशन है वो कभी भी प्रॉपर्टी क्रिएट करना नहीं है। हाँ बिल्कुल, बैंक अपना गेन तो क्रिएट करेगी, अपना इंटरेस्ट गेन तो करेगी, ताकि उसे भी अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, अपना कंप्यूटर, अपना सिस्टम चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसकी उसका बिल देना होता है। जनरली आप ये देखेंगे ना कि कोई भी बैंक जो है वो किसी न किसी किराए की बिल्डिंग में चलती है। अगर ऐसा है तो हाँ आप सर। जो 100 में बैंक 95 तो बिल्डिंग किराए पे ही रहती है। एग्जैक्टली तो जो बैंक खुद लोगों को होम लोन दे रहा है, जो खुद प्रॉपर्टी लोन दे रहा है, क्या वो खुद की प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। हाँ। लेकिन चूंकि बैंक का, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का, केवल बैंक का नहीं, हालांकि फाइनेंशियल कंपनी के मामले में ये चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। आज के डेट में जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फंडेड है, रिलायंस फाइनेंस है, ठीक है, या फिर जी टाटा जी। फाइनेंस है। ये कंपनियों का काम इंटरेस्ट गेन करना, प्रॉपर्टी बिल्डिंग करना भी है, बट या इसका सर वही मैं ओवरऑल पूछ रहा इंटेंशन। था। और जी जो जैसे कि गवर्नमेंट बैंक है वो अपने कस्टमर को ज्यादा प्रेशर भी नहीं करती है कि लोन पटाओ भैया लोन पटाओ करके, और एनबीएफसी तो उनके सरफेसी करके उनकी प्रॉपर्टी को ही सेल आउट कर देते हैं। जी, तो एक्चुअल में बात ये है कि फाइनेंस कंपनीज को भी राइट्स नहीं है कि वो अपनी हम्म। एक प्रॉपर्टी बनाए और उसको यूज़ कहीं और करे। आप ये बात समझिए कि आज के डेट में अगर फाइनेंस कंपनी या प्राइवेट बैंक अगर जब्त भी करती हैं कोई प्रॉपर्टी, तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी दूसरी अपनी, उसकी कोई सिस्टर कंपनी है, रिलायंस फाइनेंस है तो उसका यूज़ जियो भी कर सकता है, जो सेम कंपनी है, ठीक है। वो उस प्रोडक्ट का मालिकाना हक उस समय के लिए उस फाइनेंस कंपनी के पास आ जाएगा, जो उस फाइनेंस कंपनी के एसेट वैल्यू को बढ़ाएगी। आज मेरे पास 100 रुपये था, मैंने 10 रुपये की ज़मीन जब्त की है, तो आज मेरी वैल्यू 110 रुपये हो गई। तो जब मैं पहले 70 रुपये लोन दे रहा था तो हो सकता है मैं मार्केट में 75 रुपये लोन दे सकता हूँ। केवल इतना ही चेंज होता है एक फाइनेंस कंपनी के स्ट्रक्चर में, किसी भी एसेट गेन के बाद उस एसेट को वो किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। वो या तो ऑक्शन करके अपना प्रॉफिट गेन ले लेगी, ठीक है, या तो उसको बेच देगी, या तो किसी और को किराए पे देगी और उससे अपना इंटरेस्ट लेगी, लेकिन कभी भी उसको वो इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं कर सकती।
देखिए बहुत माइनर फर्क होता है इस चीज़ में। आप अगर आप कभी कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो दो कंपनीज के मालिक सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों कंपनी में लिया गया लोन, एक कंपनी में लिया गया लोन दूसरी कंपनी में यूज नहीं किया जा सकता है। समझे? यस बस सर। इतना ही एक माइनर डिफरेंस है इस चीज में। जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी क्रिएशन, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी क्रिएशन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो सर वो जैसे अपना ये चोलामंडलम है मुरुगप्पा, जी इसने किसी को लोन दिया था, ठीक है, एग्जाम्पल। उसने एक कंपनी को, और जैसे अपने को जनवरी में पेमेंट करना है तो जनवरी में ना करके अपना सीधा 5 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो जून जुलाई में। ठीक है, तो उस कंडीशन में लीगल इशू हुआ, लीगल इशू होने के बाद भी कस्टमर को समझ में नहीं आया, और कंपनी ने तो ऑलरेडी जनरल पावर ऑफ अटर्नी में साइन करा के रखी थी। ठीक है। ये सारा केस प्रोसेस हुआ, फिर 11-12 महीने लग गए, और फिर लास्ट में प्रॉपर्टी को वो कर दिया सर, उसको क्या बोलना चाहिए, जब्त कर लिया नीलामी टाइप का। गया। जी ठीक है, तो उसको थर्ड पर्सन ने परचेज कर लिया कंपनी से डायरेक्ट। ठीक है। सर मैं तो वही मैं पूछ रहा मैं था। वही समझा रहा हूँ, देखो जी। बैंक ने या मुरुगप्पा या जो भी आप बता रहे हैं, उस कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। यस सर। ठीक है, जी। चलो मान के चलते हैं कि आप आपके आपने जो एग्जांपल दिया है उसमें बंदे ने गोल्ड लोन लिया था। यस ठीक सर। है, तो सोना जी। उसने गिरवी रखा होगा। जी। ठीक है, अब बैंक ने उस सोने को जब्त कर लिया, जब्त करके लेकिन उनको कुछ अमाउंट दे दिया। हाँ मतलब मान लीजिए 1 लाख का सोना था तो उन्होंने जब्त कर लिया, रेस्ट अमाउंट 10,000 रुपये उनको दे दिया कि आपका ये पैसा है। जी। बैंक उस फाइनेंस कंपनी के पास वो 10,000 रुपये कहाँ से आया? ओ, मैंने आपसे तो फाइनल। सोना लिया था। नहीं देखिए, मैंने आपसे सोना लिया था, मैंने जी। आपको पेमेंट कर दिया। ठीक है, जी। जी। अब ना मेरे पास पैसा है और ना आपके पास सोना है। यस सर। आप 1 to 1 समझिए, कोई बड़ी कंपनी समझ के मत चलिए। एज अ पर्सन, या। अगर मुर्गप्पा कोई कंपनी है, उसको आपने लोन दिया है, आपने अपना सोना दे दिया है, और मुर्गप्पा ने आपको 1 लाख का लोन दे दिया, तो जब तक जी। आप उसको 1 लाख रुपए रिटर्न नहीं करेंगे तब तक उसके पास कैश नहीं है, और जब तक वो आपको सोना रिटर्न नहीं करता आपके पास सोना नहीं है। आप समझिए यस इस सर। बात को। तो जी। कल के डेट में अगर मुरुगप्पा को आपको पैसे सोना रखना है और मान लीजिए थोड़ा बहुत जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 रुपये वो वापस जी। करना है, तो वो कहीं ना कहीं से 10,000 रुपये ले लेगा और उठा के आपको दे देगा, ताकि वो सोना उसके पास वापस आ जाए। उसके पास ही रहे, आपको रिटर्न ना करना पड़े। हाँ। जी। 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 ठीक है, पर यस सर। उस सोने को रख के तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, कोई बेनिफिट नहीं है उसका सर। काम तो मार्केट में लोगों को लोन देना है, जैसे आपको 1 लाख रुपए दिया उसको किसी और को भी देना है, तो सोना जी। रख के तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो 1 लाख के सोने को जाएगा मार्केट में बेच देगा 1,10,000 रुपये। ठीक है, जी सर। क्योंकि 10,000 तो उसने आपको एक्स्ट्रा दिए, प्लस 1 लाख पहले दिए थे, तो वो जाएगा मार्केट में उस सोने को 1,10,000 में भी बेच सकता है, 1,15,000 में भी बेच सकता है, 1,20,000 में भी बेच सकता है। अब तो सोना उसका हो गया ना। अब वो जी। मार्केट में जाएगा, उस सोने का ऑक्शन कर देगा, और जो पैसा मिला है उसको फिर से मार्केट में लगाएगा दोबारा अपना बिजनेस करने के लिए। कौन सा बिजनेस? लेंडिंग का बिजनेस, जो कि उसका मेन काम है। जैसे मैं एज अ बैंकर वर्क करता हूँ, आप स्टूडेंट हैं, उसका काम है मार्केट में लोगों को पैसा ब्याज पे देना और उसके एवज में आपसे प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, जी। तो जो आप बोल रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टी जो वो सोना है वो ले तो लेता है, जब्त कर लेता है, सब चीज़ें ठीक है, पर उसको जनरली अपने पास नहीं रखता है, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में निकाल देगा ताकि उसको अपने लिक्विड फंड मिल जाए। उस लिक्विड फंड का यूज़ वो कर सकता है किसी और को ब्याज देने, लोन देने। ठीक है, जी तो सर। जो घर, जो प्रॉपर्टी, जो सोना जब्त किया भी जाता है ना, वो प्रॉपर्टी, वो घर बैंक अपने पास ज़्यादा दिन रखती नहीं है। वो किसी न किसी प्रोसीजर के थ्रू पेमेंट करके, कहीं ना कहीं उसको बेच करके वो हाँ, अपना। वही मैं बोल रहा था सर, बैंक तो अपने पास, कंपनी अपने पास रखती नहीं है,
उसी टाइम नीलामी कर दी हैं और पेपर में एडवर्टाइजमेंट में भी करती हैं, तो जिसको लेना रहता है वो परचेज कर लेता है कंपनी से ये डायरेक्ट। जो ये जो लाइन है ना, ये बहुत कंफ्यूजन है कि बैंक तो जब्त करती है तो वो जी। प्रॉपर्टी बोलेगा। मेरा सिंपल कहना है कि कोई भी बैंक जब्त तो करती है, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए जब्त नहीं करती, वो अपना लॉस कवर करने के लिए जब्त करती है कि हाँ जी मैं जी, अपना लॉस वो कवर तो कर अपना लूं, लॉस उसके बाद जो कवर उस करने के लिए प्रॉपर्टी करती का है। क्या होगा, कुछ नहीं होना है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाएगा, वो अपना लॉस कवर कर लेगी। बस यही एक इंटेंशन है किसी हाँ भी फाइनेंशियल बस, कंपनी हाँ का। हाँ, यही यही होता है जी। ठीक है जितेन, समझ में आया? और कोई डाउट किसी का? या सर ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। सर जी बताइए। हेलो सर। जी बताइए। सर अगर मतलब कोई लोन लिया है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो जो मतलब वो मॉर्गेज रखा है उसको सेल आउट करने पर पूरा पैसा नहीं नहीं मिला है, तब वो क्या करेंगे? देखिए, बैंक कभी भी जो फंड है, जो पैसा है, वो आपका जो भी कोलैटरल है, कोलैटरल यानी जो चीज़ आपने गिरवी रखी है, उससे कम ही आपको फंड करता है। अगर आपने 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखा होगा तो वो 1 लाख रुपए आपको फंड नहीं करता है, वो हमेशा आपको 70,000, 80,000 या 90,000, कोई रेगुलर कंपनी होगी तो वो 80,000 या 90,000 ही फंड आपको करती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जबकि बैंक ने खुद ही आपको मार्केट वैल्यू से कम फंडिंग की है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि बैंक का खुद का जो इंटरेस्ट है वो कवर नहीं हुआ है। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है कि बैंक का इंटरेस्ट कवर नहीं हो रहा है, तो वो पैसा बैंक के लॉस में, जो बुक्स में वो लॉस में दिखता है कि बैंक ने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया। ठीक है, बैंक को ये इस पर्टिकुलर लोन में लॉस हुआ है और इसका कोई रिकवरी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो वो बैंक के लॉस अकाउंट्स में लॉस में दिखेगा और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का ऑप्शन हुआ, उसको कम वैल्यू में निकली, कोई गाड़ी जो हमने ऑटो लोन में दी थी वो हमने जब जब्त करके लाई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका कोई प्रॉपर वैल्यूएशन भी नहीं दिया, तो बैंक को उस पैसे को अपने लॉस में ही शो करना पड़ता है, बुक्स में वो लॉस में जाता है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। पर ऐसा बहुत कम होता है, जनरली बैंक जब लोन देती है तो उसका वैल्यूएशन जब इस तरीके से ही होता है कि कल के डेट में अगर वो पेमेंट ना भी आए तो भी बैंक को इतना तो कवर रहे कि उस प्रॉपर्टी का, उस सिक्योरिटी का यूज करके वो अपना जो घाटा है वो कवर कर सके। ठीक है, ओके और कोई क्वेश्चन? सर एक डाउट था। प्लीज सर, आवाज आ रही है क्या आपको? जी आवाज आ रही है। साक्षी साक्षी पूछ लो, डाउट जो सर से पूछना पूछ रहे हो। सर जैसे मूवीज में दिखाता है कि अगर पे नहीं करते वो लोन टेकर लोग, पैसे तो गुंडे भेजते हैं, वैसे बैंक्स के पास भी गुंडे होते हैं क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जब कोई लोन पे नहीं करता तो? पहले ऐसा होता था कि कुछ कंपनियों ने, हालांकि ये कोई बैंकिंग सेक्टर में नहीं था या फाइनेंस सेक्टर की भी कई अच्छी कंपनीज में तो ऐसा नहीं हुआ था,
आप जैसा जानते हैं, अगर आप एनबीएफसी पढ़ रहे हैं, एनबीएफसी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कई छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियां भी होती हैं जो लोकल लेवल पे वर्क करती हैं, जिनको लाइसेंस मिलता है। तो कई जगह ऐसा हुआ है, या कई जगह कई ऐसे पावरफुल लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इन सब चीज़ों में ताकि वो अपना गेन ले सकें। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मार्केट में हुए हैं जहाँ पे ये गुंडे या इस तरीके की बातें सुनने में आई थी, न्यूज़ में काफ़ी चला था कि इस तरीके से किया जा रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि कोई भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंक इस तरीके का कोई भी तरीका यूज नहीं करेगी मार्केट में अपना लोन रिपेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे पुराने इंसिडेंट्स छोड़ के तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक के पास या किसी फाइनेंस कंपनी के पास अपनी एक कलेक्शन टीम होती है, एक डेडिकेटेड टीम है आज के डेट में। जनरली गवर्नमेंट बैंक्स में पहले नहीं हुआ करती थी कलेक्शन टीम, प्राइवेट बैंक्स में हुआ करती थी, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज में हुआ करती थी। पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग हर बैंक के पास अपनी फाइनेंस टीम होती है, उसी तरह की एक कलेक्शन टीम होती है जो कि कलेक्शन करके इनको बैंक्स का जो भी वर्क है, जो भी लोन अमाउंट है वो क्लियर करता है। मान लीजिए अभी आप लोन पेमेंट नहीं करते तो आपको हमेशा एक कंपनी का कॉल आता होगा कि सर आपका इतना अमाउंट पेंडिंग है, कब तक आप जमा करेंगे। तो जो ये कंपनीज होती हैं वो एक्चुअली ये कलेक्शन टीम से ही आपको कॉल आता है। ठीक है, यस सर। सर जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि मतलब लोन क्लियर नहीं हुआ तो जो रिकवरी एजेंट आता है वो घर का सामान भी ले जाके सेल आउट करके वो अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। मैडम देखिए, जो प्रॉपर कंपनीज होंगी उनमें तो ऐसा कभी नहीं होता है, पर आप देखते होंगे जैसे मार्केट में भी कई छोटे छोटे लेंडर्स होते हैं। ठीक है, अगर हालांकि अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस कंडीशन में कभी भी नहीं होगा कि आपके घर पर कोई आएगा और सामान उठा कर ले जाएगा। कोई भी कंपनी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है। पर अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिएगा कि आपके पास पूरा लीगल राइट्स है कि आप मार्केट में अगर इस तरीके का कोई पर्टिकुलर एजेंट है या जो है, आप उसके खिलाफ लीगल कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको अनटिल अनलेस लीगल नोटिस ना दिया जाए या 90 दिन का, आज मैंने आपको अगर व्हाट्सएप पे भी लिख कर एक लीगल नोटिस भेजा है या मैसेज पे, और अगर मैं 90 दिन बाद अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस करता हूँ तो वो वैलिड होगा। अनटिल अनलेस दैट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आए और घर से लेकर चला जाए। और कोई क्वेश्चन हो रहा? आई थिंक नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। इंटरेस्ट वेव ऑफ का सर बैंक का हेलो हाँ सर, एक मिनट म्यूट हो गए फिर से। हाँ एक सेकंड ना। हाँ सौरभ, नहीं म्यूट नहीं हुआ, मैं बस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। हाँ अरविंद पूछ लो, क्या डाउट पूछा। बैंक इंटरेस्ट वेव ऑफ का सर। बैंक इंटरेस्ट वेव ऑफ, इसमें क्या जानना चाहते हैं? सर तो उसका इशू क्या है सर, ये जानना चाह रहा था। मैरिटोरियम का कुछ इशू चल रहे हैं। अच्छा, अभी के कंडीशन में देखिए, अभी के टाइम में जो मॉरेटोरियम फैसिलिटी दी जा रही है ना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, बहुत सारा इसका कॉम्प्लिकेशन भी है। वो क्या रहा है कि जैसे इनिशियली बैंक ने मॉरेटोरियम फैसिलिटी देना चालू की थी, तो उन्होंने 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम दिया था
और इस बीच अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो उसको केवल इंटरेस्ट काउंट होता, उसको नॉन पेमेंट का कोई चार्ज नहीं लगता था। इस बीच उसको कोई ईएमआई पेमेंट करनी नहीं है, बट उस पर केवल जो स्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना उनका एक स्टैंडिंग लोन था उस पर जैसे 12 महीने का लोन लगना इंटरेस्ट काउंट होना था, तो वो बाय डिफॉल्ट अब 15 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। बट अभी इसमें इशू क्या आ रहा है कि जैसे जैसे ये पेंडेमिक का सिचुएशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही इस लोन का जो मॉनिटोरियम फैसिलिटी का जो इम्प्लीकेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 3 महीने के लिए दोबारा बढ़ाया गया। इनिशियली बैंक को ये बोला गया था कि आप केवल 3 महीने के लिए ही प्रोवाइड करेंगे, फिर गाइडलाइन आई कि नहीं आप 3 महीने और प्रोवाइड कर सकते हैं, पर इसका इंटरनल राइट जो है वो बैंक के ऊपर ही रखा गया है कि बैंक अपना एक प्रोसीजर बनाए और उस हिसाब से ही लोगों को, कस्टमर को मॉनिटोरियम फैसिलिटी दे। इन जनरल बैंक्स जो है क्या कर रही हैं कि जिन्होंने पहले 3 महीने में मॉनिटोरियम लिया है उनको हो सकता है कि आगे 3 महीने के लिए मॉनिटोरियम नहीं देगी, जिसने वन टाइम ले लिया है अगली बार दूसरी सेट ऑफ कस्टमर्स को देगी। कई बैंक्स जैसे गवर्नमेंट बैंक्स है, वहाँ पे जिनको पहले मॉनिटोरियम मिला था 3 महीने का वो तो मिला ही था, प्लस 3 महीना उन्होंने और बढ़ा दिया है। जो नए कस्टमर हैं उनको केवल अब ये आने वाले 3 महीने के लिए मॉनिटोरियम फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कहीं कहीं दिक्कत ये आ रही है कि जो मॉनिटोरियम फैसिलिटी जिन्होंने शुरुआत में ली थी, अगर अभी वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं नए लोन के लिए, तो बैंक्स, कई बैंक्स हैं जो जिनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई की गाइडलाइन है या वो एकदम मना ही कर रहे हैं, पर वो अपनी इंटरनल पॉलिसी यूज कर रहे हैं कि आप जो नया लोन है वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 6 महीने बाद लोन आपको प्रोवाइड करें। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी सरफेसी एक्ट के अंदर जो मुझे कवर करनी थी, जिनका काफ़ी इम्प्लीकेशन है। आप अगर ये स्लाइड पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन बैंक वर्सेस निपॉन एंटरप्राइज साउथ का एक केस है। ये मैंने रेफरेंस के लिए इसलिए डाला है क्योंकि आप अगर केवल इतना भी कॉपी करके गूगल पे जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ केस की डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे कंपनी को बैंक ने टेक ओवर किया, उसको रन किया और वापस कंपनी को रिटर्न किया ताकि वो अपने आप को दिवालिया घोषित करके लोन पेमेंट करने से ना बचे, क्योंकि अगर वो कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो उसके बाद फिर लंबा प्रोसेस जाएगा, पेपर वर्क होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो इन सब चीज़ों को देखिए, बैंक जो है या कोई भी फाइनेंस कंपनी वो केवल और केवल रूल्स से नहीं चलती है। रूल्स भी हैं और रेगुलेशन भी है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और तीसरी एक चीज़ होती है जनरल प्रैक्टिस। जनरल प्रैक्टिस यानी कि एक्चुअल सिनेरियो में क्या प्रैक्टिस यूज़ की जा रही है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। देखिए, आप कभी जाएंगे एसबीआई तो आपको वहाँ पे कई प्रैक्टिसेस अलग मिलेंगी। जब आप आईसीआईसी बैंक जाएंगे तो वहाँ प्रैक्टिस अलग मिलेगी। जिससे आप कभी एसबीआई जाएंगे तो आप विड्रॉल स्लिप का यूज़ करके पैसा निकाल सकते हैं। आईसीआईसी बैंक में आप अगर विड्रॉल स्लिप मांगेंगे तो हो सकता है वो आपको मना करें, या वो आपसे बोले कि हम केवल चेक के थ्रू कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उनको भी विड्रॉल स्लिप रखना कंपल्शन होता है, पर जनरली वो विड्रॉल स्लिप का काउंटर रखते ही नहीं है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करने की का अपना इंटरनल प्रोसेस रखते हैं। वो अपने केवल नॉन कस्टमर को ही विड्रॉल देने की कोशिश करते हैं। ये जनरल प्रैक्टिस, पर ऐसा कोई रूल नहीं। आरबीआई का रूल कहता है कि विड्रॉल स्लिप से पेमेंट होगी तो वो होगी।
फिर उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको विड्रॉल स्लिप अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो बैंक को देना ही देना है। बट इफ इन केस आप जाएंगे किसी लोकल ब्रांच में, तो हर बैंक का, हर फाइनेंस कंपनी का अपना अपना एक जनरल प्रैक्टिस होता है। तो जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी क्या प्रैक्टिस फॉलो करती है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके स्टाफ पे, उसकी एचआर पॉलिसी पे, उसके इंटरनल गाइडलाइंस पे। ठीक है, कई बैंक्स को आपने देखा होगा एक्टिवली बैंक मार्केट में लोन दे रही है, एकदम धड़ाधड़ लोन दे रही है। और कई बैंक्स में आपको महीनों लग जाते हैं लोन देने में, लेकिन वो लोन न पास होता है न क्लियर होता है। तो सिंपल चीज़ें हैं कि कोई भी कंपनी तभी रन करेगी जब उसके अपना अपना खुद का गाइडलाइन होगा, अपनी खुद की प्रैक्टिस होगी, अपनी खुद की एक लीगल प्रोसीडिंग का एक तरीका होगा। ठीक है, आप दो बैंक्स में कभी भी आराम से, दो फाइनेंस कंपनी में आराम से फ़र्क देख सकते हैं उसकी वर्किंग कल्चर के हिसाब से। तो जब आप बैंक में वर्क कर रहे होंगे, आप किसी फाइनेंस कंपनी में वर्क कर रहे होंगे, तो वहाँ का कल्चर डिसाइड करता है कि आपको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट कर रहा है या नहीं, आप वहाँ जाना चाहते हैं कि नहीं, आप वहाँ मिलना चाहते हैं कि नहीं, आप कितने समय तक वहाँ वर्क करेंगे। आपके नेचर पे, कंपनी की पॉलिसीज़ पे, कंपनी के वर्किंग कल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कभी भी आप आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कंपनी ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो देखो सबसे पहला फैक्टर होता है कि भैया मैं खाली हूँ, मुझे एक जॉब चाहिए, चाहे कोई भी दे रहा हो, मेरे को इतने पैसे में अगर मिल जाएंगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। पर ऐसा हो सकता है कि आप ज्वाइन कर तो लें, पर महीने भर बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ही आप छोड़ने की बात करने लग जाए। ठीक है, कई बार आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे जहाँ आपको एनवायरनमेंट उतना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं ठीक है, मुझे पैसे ठीक ठाक मिल रहे हैं और मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ। यहाँ की पॉलिसीज इतनी ठीक तो है कि आज ऐसा तो नहीं कि कल बोल देगा कि कल से मत आना। ठीक है, कई कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ आप इतने खुश रहेंगे कि नहीं, वहाँ की पॉलिसीज अच्छी हैं, वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी हैं, वर्किंग कल्चर अच्छा है, बॉस आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। क्योंकि आप नए हैं तो आपके बॉस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक उस स्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं। कोई आपको जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे अभी मैं आपसे एक ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूँ, अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर के बारे में ऐसा आपका माइंडसेट बन जाए कि नहीं यार ये बहुत बेकार सेक्टर है, यहाँ कौन जाएगा, तो यार आप कभी भी वहाँ वर्क नहीं करेंगे। तो मेरा आपको ट्रेनिंग देने का जब भी मोटो रहता है, तो मैं आपको चाहूँगा प्रैक्टिकल चीज़ें पूछें मुझसे, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो ऑन पेपर ये जो लॉज हैं, ऑन पेपर तो बहुत अच्छे लगते हैं कि यार ये कर सकते हैं, बैंक का लॉस नहीं होगा, लोगों का पैसा है बैंक के पास, खुद का तो कोई पैसा नहीं है। तो जब आप जनरल मार्केट में जाएंगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जगह ऐसा होगा, कई कंपनीज के ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो सही नहीं है, मार्केट बियरेबल नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है पैसे की, तो वो लेते हैं। बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रही हैं कंपनीज, पर ठीक है, वो भी अपना गेन बनाने के लिए ही, मार्केट में बिजनेस करने के लिए ही है। प्लस कहीं ना कहीं वो कस्टमर का नीड तो पूरा कर रही हैं। आज के डेट में अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है और उसे टाइमली पैसा मिल जाए, तो उसका कोई भी यूज़ करके, कैसा भी यूज़ करके, वो उससे कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई बिजनेस वर्क तो कर ही सकता है ना। आज ये कहना कि नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, एग्रीड, बट जिस कंडीशन में कि आपको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगर कोई फाइनेंस कंपनी, छोटी कंपनी आपको पैसा दे रही है आपका वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद कई बार पैसा नहीं कहीं से जुगाड़ सकते हैं, वो ऐसी कंपनीज के थ्रू पैसा अपना लेते हैं अपनी नीड। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी इशू के लिए नीड का इमीडिएट पूरा होना ज़रूरी है। आज आपको बुखार है, अगर आज आपको दवा नहीं मिलेगी, तो अगर 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको दवा मिलती है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो फाइनेंशियल कंपनीज का जो काम है, उनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो इस तरीके से मार्केट में है कि आपकी नीड पूरी हो। अगर बैंक आपको वो नीड प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए एनबीएफसीज इतनी आउटस्मार्ट हैं अभी मार्केट में कि वो ग्राउंड लेवल पे छोटी छोटी नीड्स को समझकर वर्क कर रही हैं।
आपको अगर खरीदने के लिए पैसे तो पहले बैंक नहीं देती थी, पर फाइनेंस कंपनी ने इसका मार्केट समझा कि मोबाइल्स कितनी बड़ी मार्केट है। सबसे पहले मोबाइल पे ईएमआई देना, मोबाइल्स पे लोन देना फाइनेंस कंपनी ने चालू किया। तो जो कि बैंक के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं हुआ करती थी। बैंक के लिए सीधा प्रोडक्ट था कृषि लोन देना, पर्सनल लोन देना, होम लोन देना। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन काफ़ी बाद आया है, जबकि दूसरी मार्केट की दूसरी कंपनीज जो है वो बहुत आउटस्मार्ट ग्रो कर गई थी। इंश्योरेंस सेक्टर आज के डेट में बैंकों में हर जगह इंश्योरेंस कंपनीज अटैच्ड हैं, पर एक समय ऐसा था कि बैंकों को इंश्योरेंस से कोई लेना देना ही नहीं था। आज भी गवर्नमेंट बैंक्स में आप जाएंगे तो मैक्सिमम गवर्नमेंट बैंक्स में इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो एक सेपरेट प्रोडक्ट होता है, उसका बैंक स्टाफ से कोई लेना देना नहीं। पर आज के डेट में जहां आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आप सामने वाले की फाइनेंशियल नीड तो पूरी कर रहे हैं, पर उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसका भी ध्यान अगर आप रख सकते हैं तो वो तो आपसे डबल खुश रहेगा। आज के डेट में आप किसी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरल ट्रेंड है यार कि मैं गया, मेरा इंश्योरेंस ले लिया यार, 50,000 रुपये मेरे लग गए। पर कोई इस तरीके से नहीं देखता है कि आपके 50,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट हुए हैं। आज के डेट में अगर आप वो पैसा बचा के चल रहे हैं तो फ्यूचर में वो ग्रो करने के बाद आपको हेल्प करेंगे। वो 50,000 कल को 1 लाख रुपये बन जाएगा। आप नॉर्मल वे में अगर पॉकेट में पैसा रखेंगे तो बिल्कुल खर्च होगा, आपको भी पता है। तो एज अ फाइनेंस कंपनी एम्प्लॉय, एज अ बैंकिंग एम्प्लॉय, ये आपका काम है कि आप कस्टमर को ये बिलीव दे कि सर आपका जो पैसा है वो लगा है मार्केट में। एक जनरल वर्ड होता है कि सर आपको काटा नहीं गया है, आपका ही पैसा है, आपके नाम पे इन्वेस्टेड है। फ्यूचर में अगर वो किसी को बेनिफिट देगा तो वो आपको ही देगा। यार 10 रुपये अगर मार्केट में जाकर 12 रुपये होकर भी आपके पास रिटर्न आ जाते हैं तो वो सही है कि वो 10 रुपये घट के बाद 7 रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए, और जबकि आपकी नीड आज के डेट में 20 रुपये की थी। तो जो पैसा आज आप बचाएंगे वही आप आगे यूज़ करेंगे। ये सिंपल टर्म है। इंडियन मार्केट में एक जो माइंडसेट होता है कि आप जब तक बचाएंगे नहीं तब तक आप आगे ग्रो नहीं करेंगे। ये माइंडसेट मैक्सिमम लोगों के पास है, चाहे वो बिजनेस चलाने वाला हो, बिजनेस से बेनिफिट लेने वाला हो, या एंड यूजर हो जो प्रोडक्ट खरीदता है। तो एज अ फाइनेंस पर्सन, एज अ बैंकिंग पर्सन, एज अ बैंकर, एज अ फाइनेंसर, आपका सिंगल गोल है सामने वाले के फाइनेंशियल नीड को समझना कि उसको किस तरीके की ज़रूरत है। कई बार उसको खुद नहीं पता होगा कि उसको क्या चाहिए। भाई कोई बंदा महीने के 50,000 रुपये कमा रहा है, वो आपके पास आएगा CD100 बाइक चलाते हुए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, एक स्प्लेंडर चलाते हुए आएगा, ठीक है। उसकी फैमिली बड़ी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सामान में कोई दिक्कत है, उसकी एक फैमिली बड़ी है, उसके घर में 7 लोग 8 लोग हैं, मम्मी पापा सबको मिला के एक बाइक पे वो कितने लोगों को कहीं पे लेकर जा सकता है। कभी उसको कहीं घूमने जाना हुआ, कल को कोई मेडिकल कंडीशन हुई, तो बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा कि बंदा ठीक ठाक कमा रहा है यार, तो उसको मैं कार लोन ऑफर कर देता हूँ, ठीक है। कार तो वो बाकायदा अफोर्ड कर सकता है। आज के डेट में अगर एक छोटी कार भी ले लेगा तो 4,000 6,000 रुपये उसका EMI आना है, बंदा इजीली अफोर्ड भी कर सकता है। और उसकी जो फैमिली की नीड है यार, आज के डेट में 8 लोग अगर एडजस्ट करके भी कार में बैठ जाते हैं, अगर एडल्ट हैं 2-3 लोग, बच्चों को अगर रख, तो एटलीस्ट यार वो जिस तरीके से अभी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है उस लाइफस्टाइल को चेंज भी कर सकता है, और ये उसकी बेसिक नीड है। कोई जरूरी नहीं कि वो कार लेके 30 दिन महीने के घूमेगा, 90% तो वो अपने बाइक से ही अपना वर्क करेगा। पर ठीक है, किस कोई एक नीड तो हो कि जब उसको अपने फैमिली नीड को कवर करना हो, ठीक है। तो सौरभ, आई थिंक सरफेसी एक्ट के लिए मुझे 1 दिन चाहिए था इनको समझाने के लिए। ठीक है सर, हम कल फिर कंटिन्यू करते और हैं। बाकी मैं Thank कल you again। कंटिन्यू करूँगा, और कल हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट जो टेक्निक्स होती हैं बैंक्स में और फाइनेंस कंपनीज में। तो सौरभ, मैं चाहूँगा कि आप छोटा सा असाइनमेंट इनको अभी दे दें कि ये खुद से एक रिसर्च करें कि इन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सा
सेटलमेंट का तरीका यूज़ किया, पेमेंट सेटलमेंट का क्या क्या तरीका इन्होंने अपनी लाइफ में यूज़ किया। मैं चाहूँगा कि आप 1-to-1 अगर कोई शीट क्रिएट कराते हो वो शीट पे इनसे ले लीजिए, या अगर व्हाट्सएप पे ही आपको डिटेल भेजते हैं तो मुझे एक जनरल आप आउटलुक भेजिएगा कि अगर 50 लोग हैं तो 50 में से कितने लोगों ने किस तरीके का पेमेंट गेटवे यूज़ किया है, या पेमेंट के कौन कौन से तरीके मार्केट में यूज़ किए। ठीक है, आप ठीक है सर, बोलेंगे तो मैं एक इसमें अलग से शीट बना के दे देता हूँ कि जिसने जैसा यूज़ किया हो वो वैसा लिख के हाँ हाँ दे सर, देता एक दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा, इनको फिर समझ आ जाएगा इनको भी। हूँ। मैं आधे 1 घंटे से आपको भेज देता हूँ फिर। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू आप सो लोग को मच। 3 से 5 क्लास रहेगी आप लोग की, ठीक है आज फिर से, ओके।